नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर यानी बीपी के बारे में और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे ब्लड प्रेशर होता क्या है? लक्ष्मी जी, सवाल आपका बहुत ही उचित और क्रम के अनुसार है जी आमतौर से लोग लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, जी लेकिन ब्लड प्रेशर है क्या इसकी जी डिफिनीशन देने में कतराते हैं, या आमतौर से हम ये मान लें कि ब्लड प्रेशर की व्याख्या समझने और समझाने की बात नहीं करते हैं। और जी आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। जी ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं, जी जो हार्ट से ब्लड की सप्लाई हमारे शरीर को भेजती है विभिन्न अंगों को, जी तो आर्टरीज द्वारा ब्लड पर डाला गया वो प्रेशर जो ब्लड को बहने के लिए पर्याप्त हो, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जी यानी हम इसको एक बार फिर से सरल भाषा में समझा दें जी कि आर्टरीज के दीवारों द्वारा हमारे ब्लड पर जो प्रेशर लगाया जाता है, वो प्रेशर इतना होता है कि ब्लड सुचारू रूप से बहता रहे। क्योंकि ब्लड की जो क्वालिटी होती है, ब्लड लगातार बहता रहता, तो उसका जो प्रेशर होता है वो ब्लड आर्टरीज को तोड़ के बाहर की ओर भागना चाहता है। ठीक उस तरीके से मैं थोड़ा सा और सरल भाषा में समझा दूं अपने सुनने वाले श्रोताओं को कि मान लीजिए कोई किसी नाली में पानी बह रहा है, तो पानी की एक वैरायटी होती है, उसकी एक विशेषता होती है कि वो अपने नाली को तोड़ करके अगल बगल भागना चाहता है। और नाली के ऊपर मिट्टी रखते हैं, जिसको हम देहाती भाषा में मेड़ कहते हैं। हम जितनी मिट्टी रखते जाते हैं, वो मिट्टी मेड़ को या उस नाली को मजबूत करती जाती है, तो पानी का बहाव नाली के अंदर होता है, ना कि नाली को तोड़ करके बाहर की ओर। इसका मतलब कि जितनी मिट्टी हम नाली पर रखते हैं, वो मिट्टी उस नाली पर पानी पर प्रेशर डालती, ताकि पानी का फ्लो सीधे सामने बढ़ता रहे। वही स्थिति हमारे आर्टरीज की है कि हमारे आर्टरीज में रक्त हमारी आर्टरीज को तोड़ के बाहर भागना चाहता है, तो आर्टरीज उसको बहने के लिए अतिरिक्त प्रेशर देती है अंदर की ओर। तो वो जो प्रेशर लगाया जाता है ब्लड पर, यानी ब्लड को बहने के लिए जो आर्टरीज द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर में दो कंडीशन होती है, एक होती है सिस्टोलिक कंडीशन और एक होती है डिस्टोलिक कंडीशन। ये हमारे हार्ट के बीट करने की एक कार्यप्रणाली है। यानी ब्लड पर दो तरह के दाब होते हैं आर्टरीज के द्वारा। पहला जो होता है, जब हार्ट पंप करता है, तो उस समय जो रक्त पर प्रेशर पड़ता है आर्टरीज द्वारा, उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और दूसरा उस समय जब हार्ट हमारा रेस्ट पीरियड में होता है, तब जब आर्टरीज अपना प्रेशर ब्लड पर डालती है, तो उसे हम डायस्टोलिक कंडीशन कहते हैं। यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है, इन दोनों के बीच का जो समावेश होता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं मेडिकल टर्म में। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर हमारे यहाँ दो प्रकार का होता है। एक ब्लड प्रेशर होता है लो और एक होता हाई। लो ब्लड प्रेशर को हम हाइपोटेंशन भी मान सकते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन में मान सकते हैं। आपके ही चैनल पे हाइपरटेंशन पर एक लंबा इंटरव्यू दिया था, और हमारे श्रोताओं ने, दर्शकों ने उसको पसंद भी किया था। तो आज हम हाइपरटेंशन की बात नहीं करेंगे, बल्कि ब्लड प्रेशर पर ही बात करेंगे। तो एक नॉर्मल जो कंडीशन होती है सिस्टोलिक की, अगर 100 हमारे ब्लड प्रेशर की जो मशीन होती है, उसमें पारा जो होता है उसको हम एचजी कहते हैं। एचजी पारे का संकेत है, जो एमएम में नापा जाता है। तो अगर 100 से 150 के बीच में सिस्टोलिक आता है, और 60 से लेकर के 90 के बीच में अगर डायस्टोलिक आता है, तो एक सामान्य ब्लड प्रेशर माना जाता है। और जब इससे कम या ज्यादा होने लगता है, तो फिर अगर ज्यादा हो रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर में जाता है, अगर लो हो रहा है तो लो ब्लड प्रेशर में आता है। तो मैं समझता हूं कि दर्शकों को बहुत आसानी से इस बात की समझ आ गई होगी कि 100 to 150 ये एक सामान्य कंडीशन है, और 60 to 90 ये एक सामान्य कंडीशन है नीचे स्तर वाले का, और ऊपर वाले स्तर वाले का 100 to 150। जब सामान्य आमतौर से आदमी खा पी रहा और स्वस्थ है अपने आप में, तो उसका जो ब्लड प्रेशर आता है बॉडी के वेट और बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, अगर आदमी दुबला पतला है, थोड़ा कम होगा या ज्यादा होगा, उस हिसाब से एक सिस्टोलिक का जो मीडिया रखा गया वो 100 to 150, और डायस्टोलिक का 60 to 90। ये ब्लड प्रेशर की एक नॉर्मल कंडीशन है। बच्चों में थोड़ा सा कम होता है, बच्चों में 100 to 60 होता है, और यही जाकर के एडल्ट में ये 90 to 100, मतलब 120 to 90 हो जाता है। तो अब ये मान के हम चलते हैं कि 100 to 90 ये हमारा एक बीच का मीडिया है। जी लक्ष्मी जी।
इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता चलता है कि ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति का कम या ज्यादा हो रहा है? अब हम आपको यहीं पर ब्लड प्रेशर के जो 2 प्रकार हैं, इन जी। दोनों प्रकार में 3 सब डिवीजन है। जी। यानी लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर भी 3 कंडीशन का होता है हमारे बॉडी में। पहला जी। होता है जिसको हम कहते हैं सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक। और दूसरा होता है इसेंशियल, जी। और तीसरा होता है आस्थोस्टैटिक। जी। जो सिम्टो होता है ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों के कारण या विभिन्न प्रकार के अटैक कारण, हमारे हार्ट की डिजीज हो, किडनी में डिजीज हो, या हमको हम कहीं खेल कूद करके आ रहे हो, भाग दौड़ करके आ रहे हो, या हम विभिन्न प्रकार के शोक चिंता में व्यक्त हों, यानी कोई ना कोई काज इस पर होता है, इसको हम कहते हैं सिम्टोमेटिक, जिससे सिम्टम दिखाई पड़े, लक्षण दिखाई पड़े। दूसरा होता है इसेंशियल। इसेंशियल की कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर नापते हैं तो कभी लो आता है और बहुत से लोगों का हाई आता है, लेकिन उनके शरीर पे लो और हाई के कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। यानी वो व्यक्ति सामान्य जीवन जीता है, सामान्य जीवन जीते हुए भी कभी कभी उसका ब्लड प्रेशर लो दिखाई पड़ता है और कभी कभी कई लोगों का हाई दिखाई पड़ता है। इसे हम इसेंशियल में लेते हैं। और तीसरा हमारा कंडीशन है आस्थोस्टैटिक। ये जैसे हम अधिक श्रम कर लिए या बहुत ज्यादा आलसी बन गए, तो इस कंडीशन में कभी लो और कभी हाई होता रहता है। यानी हमारे फिजिकल एक्टिविटीज के आधार पे हम ये तीसरी कैटेगरी बांट देते हैं। अब आपने चर्चा किया कि लक्षण क्या होते हैं। जी। इन तीनों प्रकार के लक्षणों को हम लो और हाई में लेते हैं। जी। लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को हमेशा उठने पर चक्कर आएगा, लेट जाएगा तो उसको सुस्ती रहेगी, आलसपन रहेगा, उसको नींद ज्यादा आएगी, और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि उठने पर उसकी आंखें बहुत भारी होंगी, उसको वो उठा और इसके बाद फिर उसको लगता है कि नहीं अभी हमारी नींद पूरी नहीं, हम थोड़ा और सो लें। यानी आमतौर से लो ब्लड प्रेशर के व्यक्ति को लेटने में भी चक्कर आता है, उठने पर भी चक्कर आता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर लो है और हल्की सी धूप में वो चला या हल्के सा उसने फिजिकल वर्क किया तो उसको चक्कर आ जाता है, गिर पड़ता है, या कहता है कि अभी हमारा बॉडी संभल नहीं रहा, अपने आप को बैठा लेता है। जहां तक हाई ब्लड प्रेशर की बात है, उनमें जो लक्षण आते हैं, आमतौर से आप देखें कि क्रोध ज्यादा आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा तो ब्लड शुगर के बढ़ने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड की कंडीशन में कंसंट्रेशन, जो ब्लड का कंसंट्रेशन होता है, ब्लड हल्का हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में हमारा ब्लड डाइल्यूट हो जाता है। तो जो भी चीज डाइल्यूट होती है, अब इसको अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या करें तो डाइल्यूट होने के नाते इसमें इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट बहुत तेज होता है, और इस दौरान जब ब्लड प्रेशर हमारा हाई होता है तो रक्त हमारा तेज बहता है हमारे शरीर में, और रक्त तेज बहने का कारण यह है कि ब्लड का कंसंट्रेशन जो है कम हो गया है और ब्लड हमारा हल्का हो गया है। और लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाता है। अब गाढ़ा होने का तात्पर्य आप समझ लीजिए कि गाढ़ा जब होता है तो ये माना जाता है कि इसमें सोडियम की कमी हो गई है, यानी सोडियम आयन जब कम ब्लड में हो जाते हैं तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, और जब सोडियम आयन की अधिकता हो जाती है तो ब्लड हमारा हल्का हो जाता है। तो लो ब्लड प्रेशर में हम ये मान के चलते हैं कि सोडियम आयन की कमी हुई है, तो हम आमतौर से रोगी को पहले नमक का पानी पिलाने की सलाह देते हैं, या नमक ज्यादा खाने की सलाह देते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कम है 1-2 दिन तो उसको नमक बढ़ा देते हैं। और यही ठीक उल्टा, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो हम नमक रोक देते हैं, सलाह देते हैं कि आप पोटेशियम वाला नमक लें। जैसे जो सेला नमक आता है उससे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। सेला नमक क्योंकि पोटेशियम का क्लोराइड होता है, और ये हमारा जो सामान्य नमक है ये सोडियम क्लोराइड होता है, तो सोडियम आयन की एक्टिविटी पोटेशियम आयन की एक्टिविटी से 70 गुना ज्यादा होती है। ये बातें आमतौर से फिजिशियन लोग बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करते, लेकिन चूंकि मैं अपने आदत के मुताबिक एक्सप्लेन करने की का पूरा प्रयास करता हूं कि सोडियम क्लोराइड जो होता है ये हमारे ब्लड के कंसंट्रेशन को लो और हाई करता है, और पोटेशियम क्लोराइड जो है ये ब्लड की सामान्य अवस्था में रहता है। तो जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं आप सेला नमक खाइए या पोटेशियम क्लोराइड वाला नमक आप यूज करें। बिल्कुल। अब ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो क्रोध ज्यादा आता है, पसीना ज्यादा आता है, झल्लाहट ज्यादा होती है, आदमी को लगता है कि पसीने पसीने हो रहा है, अब उसका सर दर्द बढ़ जाता है, हेडेक बढ़ जाता है, आंखों पर बोझ सा लगने लगता है, कानों में अजीब सी झुंझुनाहट होने लगती है, शरीर में चिंचिनाहट की लगता है, उसको गर्मी अधिक लगती है। तो ये तमाम लक्षण होते हैं जो आमतौर से हम हाई ब्लड प्रेशर में देखते हैं।
जी और लो ब्लड प्रेशर में जैसा मैंने आपसे कहा कि जी चक्कर आना, आमतौर से थकान आना, सुस्ती आना, लेटे रहने पे चक्कर आना, वोमिटिंग होना, जी सर दर्द होना, ये भी एक कंडीशन देखे गए हैं। जी जी। मैडम। डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि कम ब्लड प्रेशर, जैसे बीपी किसी को कम है तो उसमें नमक की मात्रा थोड़ी बढ़ा देते हैं कि नमक का पानी, या जैसे कहते हैं शिकंजी बनाकर दे देते हैं। और सर ये भी और सर ये भी देखें, कई लोग देखते हैं हम आसपास के, अगर बीपी कम होता है तो उनको चॉकलेट्स, जैसे इंस्टेंट चॉकलेट या कॉफ़ी भी दी जा सकती है, ठीक है? उनको दे देनी चाहिए इस तरीके से जिनका बीपी नॉर्मल हो? देखिए बीपी जब लो कंडीशन में आती है जी तो चूंकि चॉकलेट जो बनाया जाता है, चॉकलेट में भी सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर किया जाता है, जी कॉफी में भी सोडियम का परसेंटेज पाया जाता है। जी तो इस नाते कुछ चिकित्सा विशेषज्ञ इस बात की सलाह देते हैं कि कॉफी पिला दीजिए, चॉकलेट खिला दीजिए। जी जी लेकिन बिल्कुल। एज इलेक्ट्रोपैथिक फिजिशियन मैं सिर्फ इतनी सलाह दूंगा कि जी अगर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो जी अपने भोज्य पदार्थों में आप ऐसे पदार्थ में जिसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा हो, विशेष जी करके हरे साग सब्जियों में, साग में, आपके पत्ता गोभी में, इनमें सोडियम का परसेंटेज ज्यादा पाया जाता है। कुछ ऐसे फल भी हैं जिनमें सोडियम का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो अपने जी खान पान में, डेली रूटीन में इस तरह के, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिनका ब्लड प्रेशर लो बना ही रहता है। और जी अगर एक आध दिन का ब्लड प्रेशर लो हुआ है, मान लीजिए कभी ऐसी कोई लक्षण आए हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर लो हुआ और फिजिशियन को लगता है कि इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तो ब्लड प्रेशर अगर लो हो गया है यानी 60 से नीचे आ रहा है या जी 100 से नीचे जा रहा है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 60 से नीचे आ रहा है, तो हम उसको लो की कंडीशन लेते हैं। जी WHO ने भी इस बात को क्लियर किया है कि अगर आमतौर से 100 से नीचे और 60 से नीचे रहता है सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक, तो फिर दवा लेनी ही चाहिए, क्योंकि बॉडी के होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने के लिए ब्लड, क्योंकि हमारे बॉडी का मेन एक टिश्यू है, ब्लड को हम टिश्यू में लेते हैं, तो एक मेन टिश्यू है जिससे हमारे सारे ऑर्गन्स को एनर्जी मिलती है। तो जी ब्लड के फंक्शन को होम्योस्टेटिस में बनाए रखने के लिए हमको सोडियम का परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, सोडियम आयन बढ़ाना पड़ेगा। जी तो तात्कालिक रूप में हम ये कहते हैं कि आप शिकंजी पी लीजिए, जिसमें नमक डाल के ले लीजिए, जिसमें जी ग्लूकोज भी बॉडी में पहुंच जाता है और नमक का परसेंटेज भी बढ़ जाता है। ये जी आपने खान पान के, जैसे डेली रूटीन में आप जो दाल और सब्जी खाते हैं उसमें थोड़ा सा नमक बढ़ा दीजिए, और जी जब आपका कंडीशन सामान्य हो जाए तो आप फिर नमक अपने यथानुसार सामान्य करिए। इस तरह से जी ये एक चलता फिरता सोडियम का परसेंटेज है जो अप डाउन होता रहता है। और विशेष करके मैं एक बात और कहूंगा जी कि ब्लड प्रेशर हर व्यक्ति का हर समय बदलता रहता है। बिल्कुल सर। नॉर्मल और लो, नॉर्मल होना, लो होना, हाई होना, जी ये प्रति व्यक्ति के प्रतिदिन दिनचर्या पर, उसके कार्यों पर निर्भर करता है। जी एक सर। सामान्य व्यक्ति है जो बिल्कुल सुबह प्रसन्न मुद्रा से निकलता है और अचानक उसको ज्यादा वर्कलोड पड़ता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं हो, अच्छा खासा घर से निकला और दिन भर अपने ऑफिस में आराम से बैठा हुआ केवल टीवी देख रहा है, उसके पास कोई वर्कलोड नहीं है, उसका बीपी कम भी हो सकता है। क्योंकि ये सामान्य परिस्थितियों, बॉडी के फिजिकल एक्टिविटीज पर भी ब्लड प्रेशर का एक, जिसको हम कह सकते हैं कि इसका कनेक्शन है। इस तरह से अगर एक आध बार ब्लड प्रेशर लो हो जाए, हाई हो जाए, तो उसको बहुत बीमारी में नहीं लेना चाहिए, उसको बहुत चिंता में नहीं लेना चाहिए, उसको दिमाग पर लाना नहीं चाहिए कि हमको ब्लड प्रेशर है। आमतौर से हमने देखा है कि कई पेशेंट आए, सर जरा मेरा बीपी नाप दीजिए, अनावश्यक बीपी नपाने की भी जरूरत आपको नहीं है। क्योंकि जब आपको ब्लड प्रेशर लो और हाई की जानकारी अगर फिजिशियन के द्वारा हो गई तो दिमागी तनाव एक अलग से आपका बन जाता है। जी जब आपको ये लगे कि अब हमको इसका असर हो रहा है, इस तरह कंडीशन लगातार बनी हुई है और ये हमारे शरीर से नहीं जा रहा है, ऐसे लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो मैंने लक्षण की चर्चा की है, तब आप फिजिशियन की सलाह लेकर के उसके द्वारा जो दवाएं सेलेक्ट की जाती हैं उस पर आप अमल करें। जी जी डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि ब्लड प्रेशर कई बार थकान से या नींद पूरी ना होने की वजह से भी लो और डाउन, मतलब अप हो जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे, जैसे कई बार स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है माइंड में, जैसे चिंता हो गई या किसी की बात हमको ऐसी मन पर लग गई कि उसकी वजह से उनके ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है? जी जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए हमने आपसे कहा कि ब्लड प्रेशर क्या है, आर्टरी द्वारा ब्लड पर लगाया गया वो बल जो ब्लड को बहने के लिए पर्याप्त है। जी जब आप चिंता में होंगे, जब जी आप तनाव में होंगे, जब आप किसी से बहस कर रहे होंगे, तेज तेज आवाज में बात कर रहे होंगे, या कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐसी कर रहे हो जहां पे ब्लड का सर्कुलेशन आपके ब्रेन की तरफ ज्यादा जा रहा है, जी और हार्ट से जो पहला ब्लड पंप होता है वो जी ब्रेन की ओर भेजा जाता है। जी तो जब हार्ट हमारा पंप ब्लड को करता है और ब्रेन की तरफ ब्लड की सप्लाई होती है, और उस समय आप टेंशन में हैं, तनाव में हैं, किसी से तेज बहस कर रहे हैं, या फिजिकल एक्टिविटीज आपकी ज्यादा हो रही है, कोई ऐसा फंक्शन आप कर रहे हैं जहां पे आपके हार्ट बीट बढ़ी हुई है,
तो ऐसी दशा में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना स्वाभाविक ही है। और ये यानी चिंता, तनाव, मानसिक कलह या लोगों से आपसी बहस या बातचीत या तेजी से बोलना या तेज दौड़ कर आना या फिजिकल एक्टिविटीज ऐसा करना या घरेलू कार्यों में ऐसा करना और विशेष करके जो अपने शरीर से किसी भी एग्जर्शन को करना, इन सब में ब्लड प्रेशर का बढ़ना ये स्वाभाविक है। इस तरह से बीपी इन सब कार्यों से बढ़ता है, निश्चित रूप से बढ़ता है। और जब हम आराम तलब हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर घटता भी है। जी डॉक्टर साहब, कहना चाहेंगे अगर बाई चांस किसी को ब्लड प्रेशर लो है और ये जरूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग से ही दवाई लेना शुरू कर दे, पहले 2-3 दिन उस चीज को देखें कि क्या लक्षण ये लगातार निरंतर क्या हमको ऐसे होता जा रहा है, तब हम डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। अदरवाइज अपने को कोशिश करिए कि अपने को पहले थोड़ा देखिए कि हम किसी तनाव में तो नहीं, या किसी तरह का हमें कोई ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं, इस चीज से थोड़ा हमें बचाव रखना। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं अपने दर्शकों से इस बात को बताना चाहूंगा कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि ब्लड प्रेशर को शुरुआती दौर में आप एक सामान्य रूप से अपने जीवन की दैनिक दिनचर्या का एक क्रम मान लीजिए। ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता रहता है। ब्लड प्रेशर अगर स्थायी हो जाए आपका, सामान्य में तो आप जब आप चेयरफुल होते हैं तो आप ब्लड प्रेशर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और जब आप उदास होते हैं तो आपको या आपके परिवार के लोगों को लगता है कि इनको कोई बीमारी है। और जब आप तनाव में होते हैं या किसी झगड़े फसाद में होते हैं, बहस में होते हैं, अपने अधिकारी से आप झल्ला रहे हैं या अपने से छोटों से बातचीत करने में आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है या पारिवारिक कला है, तब आपको लगता है या आपको लगता है या आपके घर वालों को लगता है कि ये टेंशन में है तो इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर आप अपने आप को चीयरफुल बनाए रखेंगे और अपने दैनिक सामान्य गतिविधियों को यथावत जारी रखेंगे और प्रेजेंट में जीना सीखेंगे, आप ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे या ज्यादा आलसपन नहीं देंगे, तो ब्लड प्रेशर आपका अपने आप सामान्य दशा में रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये लक्षण स्थायी हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने किसी फिजिशियन से सलाह लेनी ही चाहिए। जी सर, हम जानना चाहेंगे जैसे ब्लड प्रेशर हमें और क्या सावधानी इसमें रखनी चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर से बचा जा सके कि ये सामान्य ही रहे, इस तरीके से हम किस तरह से अपनी सावधानी रख सकते हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर से बचने के लिए या ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने के लिए हम ये मान सकते हैं, पहले तो हमारी दिनचर्या होनी चाहिए कि हमको अपने बॉडी का वेट एक कांस्टेंट रखना होगा। आमतौर से जो फैटी लोग होते हैं, अत्यधिक मोटे होते हैं, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी ज्यादा होती है। उसका कारण क्या होता है? मॉडर्न फिजियोलॉजी में या मॉडर्न मेडिकल साइंस में इस बात पर अभी रिसर्च चल रहा है कि फैटी लोगों को ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो क्या फैट का संबंध ब्लड प्रेशर से है या आर्टरीज से है। हम लोगों का ये मानना है कि चूंकि फैटी जो एडिपोज टिश्यू हमारे बॉडी में फैट बढ़ाते हैं, एडिपोज टिश्यू बन जाते हैं, तो एडिपोज टिश्यू हमारे आर्टरीज पर वेट बढ़ाते हैं, आर्टरीज पर प्रेशर देते हैं तो आर्टरीज अंदर की ओर दबती है, और जब एडिपोज टिश्यू या फैट बढ़ते हैं तो हमारी आर्टरीज भी मोटी हो जाती है, आर्टरीज की दीवारें भी मोटी होने लगती हैं। तो ऐसी दशा में हमको ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए कोशिश करना चाहिए कि बॉडी वेट को, अपने फैटी बॉडी को कम करना चाहिए, यानी स्लिम बॉडी में अपने आप को मेंटेन करने के प्रयास करने चाहिए। अपने खान पान को दुरुस्त रखना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, सुबह टहलना चाहिए और अपने फिजिकल वर्क ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। विशेष करके धूमपान ना करें, एल्कोहल का प्रयोग ना करें। बहुत आमतौर से जितने एल्कोहलिक ब्लड प्रेशर के शिकार लोग का जब हिस्ट्री दिया जाता है तो पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा एल्कोहलिक हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि ड्रिंक का और स्मोक का, इन दोनों का जो संबंध है वो हमारे मस्तिष्क के टेंशन से है, तनाव से है। जब जब तनाव में होता है तो स्मोकिंग बहुत करता है, जब जब तनाव में होता है तो ड्रिंक बहुत करता है। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ना स्वाभाविक है। इन सब चीजों से हमको बचना होगा। कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा हमको अपने भोज्य पदार्थों में लेनी होगी। कैल्शियम हमारे ब्लड के फ्लो को मेंटेन करता है। सोडियम आयन और कैल्शियम, इन दोनों के बॉडी को मेंटेन करना होगा। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमको अपने समय समय पर कोशिश करना चाहिए कि एक आध बार, साल में एक बार तो हमको अपने यूरिन का या ब्लड का टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे हमको ये जानकारी हो जाए कि हमारे शरीर के ब्लड में क्या क्या कमियां आ रही हैं। तो एक तरीके से फिजिशियन से उस पर सलाह भी ली जा सकती है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए। जी डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इस ब्लड प्रेशर की कोई ऐसी दवाई है जिससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके? बहुत अच्छा सवाल लक्ष्मी जी आपका है, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मैं फिजिशियन हूँ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक हर्बल बेस्ड चिकित्सा पद्धति है। और
इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस नाते हमारे यहाँ हाई और लो ब्लड प्रेशर की एक ही दवा है। केवल फिजिशियन को देने में सावधानी बरतनी होगी कि हम हाई ब्लड प्रेशर में और लो ब्लड प्रेशर में दवाइयों का डोज किस तरीके से मेंटेन करें, और ये फिजिशियन के अपने निश्चित लगातार प्रैक्टिस करने के दौरान ये बात आएगी। हमारे यहाँ क्योंकि बॉडी का, हमने अभी आपको बताया ना कि बॉडी के खान पान को दुरुस्त करना है और बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, बॉडी के अंदर ब्लड के कैल्शियम और सोडियम को मेंटेन करना, यानी कुल मिलाकर के हमको ऐसे भोज्य पदार्थ या अपने खान पान के डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना मजबूत करना है कि हमारे सारे के सारे जो आयंस वो मेंटेन रहें। इस नाते हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सबसे पहले L2 का चुनाव करते हैं, और L2 के चुनाव के साथ साथ हम CH-BUR2, ये हमारी 2-3 दवाएं एक साथ हम मिलाते हैं, और ये लगभग 20-20 बूंद बॉडी वेट के अनुसार हम इसको सुबह शाम भोजन के पहले देते हैं। और दूसरे, चूंकि इसका संबंध हमारे सीधे ब्रेन से होता है, क्योंकि अगर लो होगा तब भी हमारा दिमागी तनाव रहेगा और हाई होगा तो भी हमारा दिमागी तनाव रहेगा, हम उससे परेशान रहते हैं। तो जो हमारा एक कंपाउंड मेडिसिन हमने CNS बना रखी है, हम CNS के साथ RE, अगर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो हम RE देते हैं, और अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो हम वहां पे WE दे देते हैं। यानी RE और WE को अल्टरनेट चेंज करते हैं लो और हाई में, लेकिन CNS हम दोनों के साथ लगाते हैं। और जब इसको हम 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 बार देते हैं तो हम देखते हैं कि 24 घंटे के अंदर व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर उस समय नापा गया था, चाहे वो लो में हो चाहे वो हाई में हो, उस हिसाब से जो हम दवाओं का चुनाव करते हैं तो ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है। और बहुत ही अच्छे परिणाम इसके देखे गए हैं, और हमारे देश के सैकड़ों चिकित्सकों ने मेरे इस फार्मूले को अपनाया है और उनके परिणाम उन्होंने मुझको बताए हैं, और उसका उन्होंने रिकॉर्ड भी रखा है। जी डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है जैसे एलोपैथ में अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो हमको एक गोली जैसे मॉर्निंग में नाश्ते में बताई जाती है। अक्सर ये दवाई मतलब कहते हैं कि लाइफ टाइम तक उनको दी जाती है। क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी इस तरीके से लाइफ टाइम के लिए कुछ टाइम में ही इस बीपी से छुटकारा मिल जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। हमारे तमाम दर्शक, मैं समझता हूँ आपके इस YouTube चैनल को लाखों दर्शक सुनते हैं, लाइक करते हैं। जी। ये एक इतना अच्छा सवाल है कि इसका जवाब देना बहुत ही जरूरी है, और अगर आप ना सवाल पूछती तो भी मैं इसको अंत में कहता। हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियां बॉडी के होम्योस्टैटिस को मेंटेन करती हैं। तो जब एक बार हम दवा दे करके 1 हफ्ते, 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना, जिस तरीके से कंडीशन हो पेशेंट की, जब हम उसके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ले आते हैं और फिर वो हमारे सलाह पर अपने दैनिक दिनचर्या को मेंटेन कर लेता है, तो हम दवाओं को बंद कर देते हैं। ऐसे हमारे प्रयोग में आए हैं, ऐसे तमाम पेशेंट हैं जो लगातार बहुत दिनों तक ब्लड प्रेशर से परेशान रहे, लेकिन बाद में उनकी दवाओं को 1 महीने 1.5 महीने तक करने के बाद वो पिछले 10 वर्षों से ब्लड प्रेशर से बिल्कुल फ्री हैं और उनको कोई दवा देने की जरूरत नहीं है। उसका कारण सिर्फ इतना कि हम एक बार बॉडी के होम्योस्टैटिस को और ब्लड के होम्योस्टैटिस को मेंटेन कर देते हैं, तो जब तक हम अपने खान पान में डेली रूटीन में कोई गड़बड़ी ना करें तो फिर ब्लड प्रेशर के शिकार नहीं होते हैं। हाँ, उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियन के साथ लगातार निरंतर संपर्क में बने रहना चाहिए। दवा जरूरी नहीं है, जी बिल्कुल, फिजिशियन बने रखना चाहिए, उससे सलाह लेते रहना चाहिए, अपने खान पान को मेंटेन करने के लिए बीच बीच में सलाह लेते रहना चाहिए। लेकिन हम ये सलाह नहीं देंगे कि लगातार जीवन भर उसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा पर ही निर्भर रखा जाए। अगर हम जीवन भर दवा पे ही मेंटेन करेंगे तो हमारे बॉडी का होम्योस्टैटिस कभी मेंटेन हो ही नहीं पाएगा। जिस बात का हम दावा करते हैं कि हम होम्योस्टैटिस मेंटेन करते हैं, बॉडी के सारे ऑर्गन्स को स्थापना में लाते हैं, तो समस्थापन में हम तभी ला पाएंगे जब फॉर टाइम बीइंग के लिए हम कोई दवा दें। और अगर लगातार हम दवा ही दे रहे हैं तो फिर हमारी दवा ही काम करे, फिर हमारी बॉडी का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। इस नाते हम कुछ समय बाद इन दवाओं का प्रयोग बंद करा देते हैं। क्या सर, जो लोग ज्यादा चाय का सेवन या कॉफी का सेवन ज्यादा करते हैं उनको भी क्या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? जी जी जी, देखिए अति कहीं भी बुरा है जी। जब आप अति करेंगे, कॉफी ज्यादा लेंगे, चॉकलेट ज्यादा लेंगे, तो देखिए चॉकलेट में होता क्या है, चॉकलेट का जो उसमें कैल्शियम की मात्रा कुछ ज्यादा है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, सोडियम है, और विभिन्न प्रकार के चूंकि मिल्क के प्रोडक्ट रहते हैं। और ये मान लें कि आजकल के जो चॉकलेट आते हैं इनमें केवल मिल्क प्रोडक्ट ही नहीं होते हैं, तमाम तरह के ऊपर के अन्य प्रोडक्ट मिलाए जाते हैं। उनकी चर्चा यहाँ करना ठीक नहीं है, किसी की आलोचना ठीक नहीं है। ये मेडिकल साइंस भी कहती है कि चॉकलेट का अत्यधिक प्रयोग नहीं होना चाहिए। और कॉफी की बात आपने जहां तक की,
अभी एक बार मेरा एक इंटरव्यू आया था एक चैनल पे, जहाँ पे ग्रीन टी और ब्लैक टी में मैंने उस पर चर्चा की थी। हमारे लिए ग्रीन टी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ब्लैक टी तो कम कम खतरनाक होता है। उसी तरीके से कॉफी भी हमारे लिए उतनी ही ज्यादा खतरनाक है। आमतौर से कहने के लिए लोग कहते हैं कॉफी पिया जाए, लेकिन कॉफी में चूंकि मिल्क का परसेंटेज ज्यादा होता है, मिल्क जी में कैल्शियम और सोडियम आयन ज्यादा होते हैं, इस नाते हम अपने दर्शकों को ये सलाह देंगे कि ब्लड प्रेशर के रोगी को कॉफी और चॉकलेट का सेवन जी बहुत संयमित ढंग से करना चाहिए और बहुत कम समय के लिए करना चाहिए। जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने हमें बीपी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब ने हमें बीपी को नॉर्मल कैसे रखा जाए, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। हमें उनकी बातों को फॉलो करना है। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटी करते रहना चाहिए जिससे हम अपने मन को प्रसन्न रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें।